आज का वीडियो आप सभी के बीच में आ चुका है। जितने भी हमारे जीएनएम फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं सबके लिए ऑब्जेक्टिव्स लेकर आ चुका हूं। पता है कि इस सप्ताह में मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। इस सप्ताह में मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। जो 10वां नंबर के वीडियो का सीरीज था वो कंप्लीट हो चुका है चारों सब्जेक्ट का। तो अभी हम चारों सब्जेक्ट से मिक्स करके ऑब्जेक्टिव्स लाए हैं। 15-15 सभी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव्स वन लाइनर देखने को मिलेगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव का एक अपना महत्व होता है। जो चीज़ आप थ्योरी में डिटेल्स में पढ़ते हैं तो उतना डिटेल्स में लोग नहीं पढ़ पाता है हर एक प्रश्न को। तो ऑब्जेक्टिव उन सारे चीज़ों को क्लियर करता है, डाउट को। यह बेसिकली आपको जानकारी, नॉलेज, स्किल प्रोवाइड कराता है ऑब्जेक्टिव्स। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अभी से लेकर आगे कंपटीशन में बैठेंगे वहाँ भी ये महत्वपूर्ण होगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी होती है? 3 प्रकार की रक्त वाहिनी होती है। एक होती है आर्टरी, एक होता है आपका वेन और एक होता है कैपिलरी। तो सबसे छोटा जो केस के समान होता है वो कैपिलरीज होता है, केशिकाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का एनर्जी ग्रिड, पावर हाउस कहा जाता है। याद रखिएगा, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी का निर्माण करता है, इसीलिए पावर हाउस कहा जाता है। हृदय का पेसमेकर कौन सा होता है? तो हृदय का पेसमेकर ऐसे नोड होता है जो नेचुरल तौर पे ब्लड पंप करने के लिए भूमिका निभाता है। आगे है, विटामिन B12 का अवशोषण किस स्थान पर होता है? तो सबसे पहले समझिए, विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ होगा? छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत का 3 भाग है। एक है डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो इलियम वाला में होता है, लास्ट वाला में, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे है, मानव शरीर की सबसे बड़ा तंत्रिका कौन सी है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो नर्व है वो सियाटिक नर्व है, ठीक है। सियाटिक नर्व है जो आपके कूल्हे से लेकर नीचे पूरा पैर तक आता है, समझ गए। रक्तचाप नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन होता है? तो रक्तचाप को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन ऐसा हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट है, फेफड़े में गैस की विनिमय की इकाई क्या है? फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है? यही एल्वोली में होता है, ठीक है ना। एल्वोली जो होता है, इसी एल्वोलियाई में गैसों का संचरण, आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम का नियमन किस हार्मोन द्वारा होता है? यानी बॉडी में कैल्शियम का रेगुलेट किसके द्वारा होता है? रेगुलेशन PTH, पैराथायराइड हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा? पैराथायराइड हार्मोन के द्वारा। RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो RBC का निर्माण बोन मैरो में होता है और इसका कब्रिगाह जो होता है, कब्रिगाह जो है स्प्लीन को बोला जाता है, समझ गए। आगे क्वेश्चन है, किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। इसको ध्यान करके रखिए, समझ गए। नेफ्रॉन किडनी के अंदर होता है जो छानने का काम करता है। मस्तिष्क में संतुलन का नियंत्रण कौन करता है? तो जब मैं आपको ब्रेन वाला पढ़ाया था तो वहाँ पे पढ़ाया था कि ब्रेन में बैलेंस के काम सेरिबेलम करता है, सेरिबेलम करता है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो इंसुलिन पैंक्रियाज बीटा सेल से निकलता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पैंक्रियाज से तो निकलता है, ठीक है, लेकिन किस सेल के द्वारा? तो बीटा सेल के द्वारा, ओके। रक्त समूह निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ब्लड ग्रुप A, B, C, ये सब किसके द्वारा निर्धारण होता है? तो सॉरी, C नहीं होता है, AB होता है, A होता है और B होता है और O होता है, यही 4 ग्रुप होता है। तो ये किसके द्वारा निर्धारण होता है? एंटीजन होता है, ठीक है ना। एल्बुटिनोजिन्स एक एंटीजन होता है जो जिस ब्लड के सतह पर अगर A एंटीजन है तो वो ग्रुप A हो जाता है, बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रण करता है? तो आँख का जो आइरिस वाला भाग होता है, आइरिस परितारिका जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो वो आइरिस जो होता है यह लाइट को, प्रकाश को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितने MV का होता है? MV मतलब मिली वोल्ट। क्या चीज़? मिली वोल्ट। तो जब
जब आपका सेल, झिल्ली के अंदर का जो सेल होता है, वह सेल अगर रेस्टिंग अवस्था में होता है तो उसका ऋणात्मक काफ़ी ज़्यादा होता है, और ऋणात्मक 70 निगेटिव 70 MV होता है मिली वोल्ट। ओके। टीबी का कारण बनने वाला जीवाणु कौन सा है? तो टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है, पहले याद रखिए, और यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोक्लेव का मानक तापमान और समय कितना होता है? ऑटोक्लेव आपको पता होना चाहिए कि ऑटोक्लेव एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें बीज संक्रमित किया जाता है। इसके लिए तापमान 121 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। दबाव की बात करेगा तो 15 पास्कल, और समय की बात करेगा तो 15 से 20 मिनट इसका समय होता है। यानी ऑटोक्लेव करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दबाव 15 पास्कल और समय 15 से 20 मिनट। आगे है, एंटीसेप्टिक का क्या कार्य है? तो एंटीसेप्टिक का कार्य क्या होता है? जीवाणुओं को रोकना, संक्रमण को इनहिबिट करना, रोकना। समझ गए? एंटीसेप्टिक मलहम होता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, जो घाव वगैरह इन सब को कटे फटे पर जो है क्या करता है? संक्रमण को रोकता है। वायरस का आवरण किससे बना होता है? तो वायरस जो होता है, वायरस के ऊपरी जो लेयर होता है, जो बना होता है आवरण, कवर, वह प्रोटीन का बना होता है, कैप्सिड का। समझ गए? आगे है, स्टेरिलाइजेशन का गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? स्टेरिलाइजेशन कीटाणुनाशन का गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? तो स्टेरिलाइजेशन का सबसे बेस्ट अगर कोई मानक है, स्टैंडर्ड है, तो वह ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन की बेस्ट प्रक्रिया, तकनीक और एक आसान होता है। ठीक है। और ऑटोक्लेव बता ही दिए कि क्या ऊपर में होता है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी भी बोलते हैं, तो यह माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। ये भी एक बैक्टीरियल रोग है, जो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, अगर लेप्राई लगा दीजिएगा तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग, अगर ट्यूबरकुलोसिस लगा दीजिएगा तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लगा दीजिएगा तो टीबी पैदा करेगा। बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ धोने की वैज्ञानिक विधि किसने दी? तो हाथ धोने के साइंटिफिक मेथड यह इग्ने सिमलेविस ने दिया। कौन दिया? इग्ने सिमनेविल्स। ठीक है, इग्ने सिमनेविल्स, याद रखिएगा, नाम थोड़ा सा अटपटा है। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। रिकेट्स का संचरण कैसे होता है? रिकेट्सिया का संचरण कैसे होता है? तो रिकेट्सिया का संचरण जो होता है, टिक से, जू से, पिस्सू से, जिसे आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं। रिकेट्सिया का संचरण टिक, जू या पिस्सू से होता है। आगे है यहाँ पे, वायरस किस माध्यम में बढ़ते हैं? तो वायरस किस माध्यम में बढ़ते हैं? जीवित कोशिकाओं में। वायरस कभी भी मृत चीज़ों में नहीं बढ़ता है। वायरस खुद जो है मृत के रूप में रहता है एक प्रकार से, लेकिन जैसे वह किसी सजीव चीज़ों में प्रवेश करता है, वह भी जिंदा हो जाता है, वह भी एक्टिव हो जाता है। समझ गए? ध्यान रखिएगा। सबसे तेज स्टेरिलाइजेशन तकनीक क्या है? तो सबसे तेज स्टेरिलाइजेशन यानी सबसे तेज़ी से कीटाणुनाशन कौन करता है? तो हॉट एयर ओवन जो एक मशीन होता है, उसमें सामान को रख दिया जाता है और उसमें गर्माहट से, हॉट टेम्परेचर से जो है सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। समझ गए? आजकल तो खाना गर्म करने के लिए भी ओवन का उपयोग किया जाता है, लेकिन वह ओवन में टेम्परेचर कम होता है खाना वाला में। ओके। खाद्य विषाक्तता किस जीवाणु से आम है? तो खाद्य पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग जो होता है वह स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से होता है। किससे होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से होता है, याद रखिए। आगे है, हैंड रब में मुख्य रसायन क्या होता है? हैंड रब में मुख्य रसायन, जो हाथ हम लोग जैसे सैनिटाइजर वगैरह होता है, सैनिटाइज हाथ को करते हैं, या बहुत सारे हाथ को साफ करने वाले जो भी केमिकल होता है, उसमें मुख्य रूप से एल्कोहल होता है 70%। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, HIV किस प्रकार का वायरस है? तो HIV एक प्रकार का रेट्रोवायरस फैमिली का है। किसका है? रेट्रोवायरस फैमिली का है। आगे है,
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का रंग क्या होता है? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो रंग होता है पर्पल, बैंगनी होता है। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का रंग, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का रंग पर्पल यानी बैंगनी होता है। समझ गए? नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? तो नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण असेसमेंट होता है, आकलन से शुरू होता है पहला स्टेटमेंट। ठीक है, आगे है इन्फॉर्म कंसर्न किसे दिया जाता है? तो इन्फॉर्म कंसर्न जो होता है किसे दिया जाता है? जागरूक और समझदार मरीज को। ठीक है, वैसा मरीज जो जागरूक हो, कॉन्शियस हो और समझदार हो, वैसे मरीजों को इन्फॉर्म कंसर्न देते हैं, बताते हैं उसको कि हाँ ये चीज़ आपको होने वाला है, ये प्रक्रिया होने वाला है। बात समझ गए ना? अगर वो नहीं समझने वाला हो तो उसके अटेंडर से कंसेंट करते हैं। ठीक है ना? इनपुट आउटपुट चार्ट किसके लिए उपयोग होता है? इनटेक आउटपुट, यानी शरीर के अंदर कितना आप जो है इन किए चीज़ को और शरीर से बाहर कितना जो है आउटपुट मिला। जैसे आप पानी पिलाएं, कुछ तरल दिए, कुछ जो है आप जो है जूस दिए, व्यक्ति उल्टी कर दिया, वोमिटिंग कर दिया, या व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है दस्त हो गया, उसको निकल गया, तो आप दिए सो इनटेक हो गया और जो आउटपुट हुआ जो निकल गया। तो इनटेक आउटपुट चार्ट जो होता है किसके लिए उपयोग होता है? तो यह फ्लूइड बैलेंस, मान गया पानी दिए, व्यक्ति अगर नॉर्मली तौर पर यूरिन अगर जा रहा है कुछ समय पर तो उसको मेंटेन रहेगा बैलेंस, लेकिन अगर बार बार यूरिन जा रहा है तो पानी का लॉस होता रहेगा। इसलिए आप कितना दिए, कितना यूरिन त्याग रहा है व्यक्ति, ये सब नोट किया जाता है इनटेक आउटपुट चार्ट में। आगे है स्टरलाइल टेक्निक का आधार क्या है? यानी जो स्टरलाइल तकनीक होता है उसका बेस क्या है, आधार क्या है? तो ये होता है एसेप्सिस। ठीक है, एसेप्सिस आप लोग को मैं बता दूँ तो एसेप्सिस एक ऐसी तकनीक है जिसमें संक्रमण मुक्त किया जाता है। तो स्टरलाइल तकनीक भी संक्रमण मुक्त पर ही आधारित है। समझ गए? स्टरलाइज हम किसी चीज़ को कहने का मतलब होता है कि वह संक्रमण मुक्त है, और एसेप्सिस का मतलब ही होता है कि संक्रमण से छुटकारा दिलाना या संक्रमण का अनुपस्थित होना। बात समझ गए? प्रोन पोजीशन में मरीज को कैसे लेटाते हैं? प्रोन पोजीशन में पेट के बल, मुंह के बल लेटाते हैं, यही प्रोन पोजीशन, इसे अधोमुख पोजीशन बोलते हैं। आगे है फाउलर पोजीशन का कोण कितना होता है? तो फाउलर पोजीशन 45 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। आगे है हॉट फॉर्मेशन का मुख्य लाभ क्या है? हॉट फोमेंटेशन। ठीक है ना? हॉट फोमेंटेशन का मुख्य लाभ है रक्त संचार बढ़ाना, यानी यूँ कहा जाए जो हम लोग एक होता है कोल्ड एप्लीकेशन, एक होता है हॉट एप्लीकेशन। तो अगर आप किसी को हॉट एप्लीकेशन करते हैं, गर्म सेकाई देते हैं, तो उसका मतलब होता है कि आप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड एप्लीकेशन कब दी जाती है? तो कोल्ड एप्लीकेशन जब सूजन हो जाए, जब ब्लीडिंग कम करना हो, सिकुड़ना हो, वहाँ पे तो कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं। पल्स रेट का नॉर्मल मान कितना होता है? तो किसी का भी व्यक्ति का पल्स रेट नॉर्मल 60 से लेकर 100 ब्रेथ पर मिनट होता है, बीट पर मिनट होता है। ठीक है, ये बीपीएम का मतलब होता है बीट पर मिनट, यानी धड़कन प्रति मिनट। आगे है सबसे कम कंटामिनेटेड यूरिन सैंपल कैसे लिया जाता है? यानी सबसे कम दूषित यूरिन सैंपल कैसे लिया जाता है? तो ये लिया जाता है, कैसे लिया जाता है? मिड स्ट्रीम क्लीन कैच। मिड स्ट्रीम यानी यूरिन के मिड स्ट्रीम, मध्यम धार में, ठीक है, और क्लीन कैच, आसानी से साफ से आप कैच करें, यही जो है कंटामिनेटेड यूरिन सैंपल का मुख्य लक्षण होता है। आईएम इंजेक्शन का सबसे अच्छा स्थान क्या है? तो आईएम इंजेक्शन जो मांस में लगता है उसके लिए सबसे अच्छा स्थान वेंट्रोग्लिटल मसल्स होता है। क्या होता है? वेंट्रोग्लिटल मसल्स होता है। आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, कहता है सबसे बड़े गॉज की सुई नंबर कितनी होती है? सबसे बड़े गॉज की सुई नंबर, देखिए तो सबसे बड़े गॉज की सुई नंबर पूछ रहा है। ठीक है, डायमीटर नहीं पूछ रहा है। 18 गॉज, नंबर डिक्रीज एंड नीडल थिक। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं सबसे जो बड़ा जो होगा गॉज का जो सुई होता है, जिससे सबसे ज़्यादा लिक्विड जाएगा, तो जिसका गॉज सबसे कम, उसका
फ्लूइड का फ्लो रेट उतना ही ज़्यादा। तो जो 14 गेज का जो होगा वह सबसे ज़्यादा लिक्विड जो है निकालेगा अपने रास्ते से। उसका जो नीडल होगा वह काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, मोटा होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा निकलेगा। तो ये 14 होगा यहाँ पे, 18 नहीं होगा, याद रखिएगा। आगे हैं CPR में चेस्ट कंप्रेशन कितना होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं छाती को CPR देने में। नर्सिंग ऑडिट किसके लिए होता है, तो नर्सिंग ऑडिट केयर क्वालिटी चेक किया जाता है। नर्सिंग का ऑडिट जो होता है, हम केयर क्वालिटी की कैसा देखभाल की क्वालिटी दिया जा रहा है पिछले समय से, इसके क्वालिटी को चेक करने के लिए नर्सिंग ऑडिट में जो है ये चीज़ें किया जाता है। ओके, आगे है वाइटल साइन में कौन सी 4 चीज़ें शामिल है। तो वाइटल साइन में कौन सी 4 चीज़ें, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन और BP। ठीक है, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन और BP, ये 4 चीज़ें वाइटल साइन में, जैविक चिन्ह में शामिल है। आगे है मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो मनोविज्ञान का पिता विल्हम वुंट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, साइकोलॉजी का फादर विल्हम वुंट को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन, अवचेतन मन का सिद्धांत किसने दिया, यानी अनकॉन्शियस माइंड का थ्योरी किसने दिया, तो सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया, सिगमंड फ्रायड ने। सीखने का पाब्लो सिद्धांत क्या है, तो लर्निंग थ्योरी ऑफ पाब्लो थ्योरी, यह क्लासिकल कंडीशन होता है। सीखने का जो पाब्लो सिद्धांत है यह कहलाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता मौसले के अनुसार कौन सा है, तो आप लोग को मैं पढ़ा रखा हूँ बिहेवियर साइंस में मौसले का हायरार्की नीड्स, उसमें मैंने पढ़ाया था कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है यह मौसले के अकॉर्डिंग सबसे हाई लेवल का नीड होता है किसी भी व्यक्ति का आत्मसम्मान। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर है IQ का समान औसत कितना होता है, IQ लेवल नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो 90 से लेकर 110 तक नॉर्मल रेंज होता है IQ का। समाज का सबसे छोटा इकाई कौन सा होता है, तो समाज का सबसे छोटा इकाई फैमिली होता है, परिवार होता है। परिवार के बाद समाज, समाज के बाद मोहल्ला, मोहल्ला के बाद गांव, गांव के बाद जो है आपका राज्य, जिला, जिला के बाद राज्य, राज्य के बाद देश। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहता है। आगे बढ़ता हूँ, सांस्कृतिक कल्चर को प्रसार को क्या कहते हैं, तो सांस्कृतिक प्रसार को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। सांस्कृतिक प्रचार को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक एजेंसी क्या है, यानी सोशल कंट्रोल का औपचारिक फॉर्मल एजेंसी कौन सा होता है जहाँ पे समाज में नियंत्रण किया जाता है, तो वह पुलिस और कानून होता है। पुलिस और कानून एक ऐसी एजेंसी है जो समाज में औपचारिक रूप से नियंत्रण करने के लिए चीज़ें को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट क्या है, सोशलाइजेशन का जिससे समाज बनता है उसका प्राथमिक एजेंट हमारा परिवार ही होता है। परिवार ही ना, एक दूसरे परिवार जो है मिलके ही समाज का निर्माण करता है। तो यही सोशलाइजेशन जो होता है, समाजीकरण का, इसका प्राथमिक एजेंट परिवार होता है। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है, यानी सोशल मूवमेंट का अर्थ क्या है, सामाजिक स्तर में परिवर्तन। गतिशीलता का मतलब क्या होता है, गति मतलब परिवर्तन होना, तो सामाजिक स्तरों में परिवर्तन होना सामाजिक गतिशीलता का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह दबाव के अध्ययन किसने किया, यानी समूह दबाव के अध्ययन किसने किया, सोलोमो एस। ठीक है ना, सोलोमो एस ने जो है, सोलोमो एस ने समूह दबाव के अध्ययन किया। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट का अर्थ क्या है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट का अर्थ है अप्रिय वस्तु हटाना। निगेटिव रीइंफोर्समेंट का अर्थ है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट का अर्थ है अप्रिय वस्तु को हटाना। आगे है, मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य घटक क्या है, तो मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य घटक भावनात्मक संतुलन, इमोशनल, ठीक है ना, इमोशनल बैलेंस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी भी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य तभी ठीक माना जाता है जब वह इमोशनली रूप से मजबूत होता है, संतुलित होता है। अगर व्यक्ति बात बात में इमोशनली रूप से वह जो है टूट जाता है, इसका मतलब उसका मानसिक रूप से वो वीक है, कमज़ोर है। ठीक है, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के 3 भाग कौन सा है, तो फ्रायड के अनुसार जो है इन्होंने
पर्सनालिटी को 3 भागों में डिवाइड किया। एक किया आईडी जिसे इदम बोलते हैं, ईगो, और एक सुपर ईगो बोलते हैं, जो फ्राइड के अनुसार ये 3 व्यक्तित्व के भाग हैं। आगे क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, समाज विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी आप सबको पता है, अगस्ट काम्टे। अगस्ट काम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। तो माय डियर, आज मैंने आप सभी को फर्स्ट ईयर के लिए 60 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करा दिया। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे चीज़ को सीखे होंगे, समझे होंगे। तो चलिए विदा लेते हैं, और बाकी के जो इस सप्ताह में 2 दिन बचता है, एक तो आज करा दिया और एक कल सैटरडे के दिन में जो आएगा, ये भी जो है आपको अच्छे तौर पर कल भी मैं ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। तो इस सप्ताह में 2 ऑब्जेक्टिव का वीडियो हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने 2-4 वीडियो कर दिया है ऑब्जेक्टिव्स का, तो आप देखते चलिए। और ये मिक्स इसलिए लाता हूँ ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट से नॉलेज मिलता रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।